Okay, guys, Assalamu alaikum. We're continuing our discussion of KLP paper जो Sunday को हुआ है. We'll be starting question number 26 here. The minimum velocity with which a car driver must traverse a flat curved curve of radius 150 meters and coefficient of friction 0.6 to avoid skidding is. पहली बात कि यहाँ पर ये मिसप्रिंट हुआ है, मिनिमम नहीं मैक्सिमम होना चाहिए. ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विद विच अ ड्राइवर कैन मूव, विद विच अ कार कैन टेक दिस टर्न. तो शायद पेपर में करेक्शन होगी, अगर नहीं भी हुई होगी तब भी आई थिंक इट्स अंडरस्टूड. अब फ्लैट कर्व रोड है तो कोई बैंकिंग नहीं है, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए. मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी. मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी. सो दिस इज अंडर रूट ऑफ म्यू जो है वो 0.6 दिया हुआ है, 0.6. आर जो है radius is, where is it, the velocity in which a car driver flat radius 150 into g is 10. Okay, so 0.6 into 10 is 6. Under root of 6 into 0 is 6, 6 5 30, so 0 again 3, 6 1 6 6, okay, 900. Under root of 900 is 30 meter per second. So maximum speed with which this car can take a turn along a flat curved road is 30 meter per second. Option 2, 30 meter per second. Okay, let's move on to the next one. If a body moving on a circular path maintains constant speed of 10 meter per second, then which of the following correctly describes relation between acceleration and radius? स्पीड कांस्टेंट है लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो चेंज हो रहा है. ओके, वो चेंज हो रहा है. सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमें पता है इज v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. तो v तो आप सेम रख रहे हैं लेकिन r को चेंज कर रहे हैं, तो AC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r. ओके, AC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो वी हैव अ स्टैंडर्ड कर्व, वो ऐसे कुछ कर्व होगा AC और R के बीच में, which in this case is option 3. Okay, option 3. Let's move on to the next one. A conical pendulum of length 1 meter making an angle of theta equal to 45 degrees with respect to z-axis and moves in a circle in xy plane. The radius of the circle is 0.4 meters and its center is vertically below. The speed of the pendulum in the circular path will be taking g equal to 10. So velocity हमें बतानी है कि circular path में what will be velocity of the bob. So this is the vertical, this is the circle जिसके along ये particle move कर रहा है like this, and ये thread यहाँ पर ऐसे है. thread जो है वो vertical के साथ angle theta बना रही है और ये यहाँ पर center C, radius R. forces दिखाते हैं. Okay, forces दिखाते हैं. यहाँ gravitational force like this mg, tension force along the thread T. ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो टेंशन का वो वाला जो कंपोनेंट है दैट विल बी ये वाला कंपोनेंट T cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट विल बी T sin थीटा. नोट कर लें T sin थीटा जो है दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर, वो रेडियस के अलोंग है. यहां पर ये रेडियस वाली लाइन नहीं है, ये रेडियस वाली लाइन है, तो T sin थीटा जो है दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये प्रोवाइड कर लेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. तो T sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. और T cos थीटा इज mg. वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं है, सो T cos थीटा इज इक्वल टू mg. T cos थीटा इज इक्वल टू mg. डिवाइड कर लें दो को, T एंड T विल कैंसिल आउट. sin थीटा बाय cos थीटा इज tan ऑफ थीटा. tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू, यहां पर m एंड m विल कैंसिल आउट, तो v स्क्वायर डिवाइडेड बाय rg. v square divided by rg. What do we have to find out? Speed. Okay, so v square is equal to rg tan of theta. स्क्वायर को मैं दूसरे साइड से लूंगा तो रूट बन जाएगा ना. काफी सारे बच्चों को और मेरे ख्याल से सबों को पता होना चाहिए ये फॉर्मूला.
सो अगर आपको कॉनिकल पेंडुलम के लिए ये फॉर्मूला वैसे बैंकिंग ऑफ रोड्स में भी आता है, तो काफी कॉमन चीज है इस सर्कुलर मोशन वाले क्वेश्चंस में, v इज इक्वल अंडर रूट ऑफ आर जी tan ऑफ थीटा। सो ये पता होना चाहिए, एंड इफ यू नो दिस आप डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, यहां से ये सब करने की फिर उस केस में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर लें। रेडियस जो है वो किसके बराबर है, रेडियस इन लेंथ जो है वो 1 मीटर के बराबर है। Theta is 45 degrees. The radius is 0.4. So 0.4 into g के बदले में 10. Theta is 45, तो tan of 45 is 1. Tan of 45 is 1. So this is under root of 0.4 into 10 is 4. So that is 2 meter per second. So velocity जो होगी, speed जो होगी इस पार्टिकल की, जो इस conical pendulum के along मूव कर रहा है, उसकी स्पीड होगी 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड। 2 meter per second is option 4. Okay, option 4. Let's move on. 29. A particle is moving along a circular path with a constant speed of 10 meter per second. What is the magnitude of the change in velocity of a particle when it moves through an angle of 60 degrees around the center of the circle? So, कोई particle circle के along move कर रहा है. This is the circle. यहां पर पार्टिकल है, दिस इज द सेंटर। जब पार्टिकल यहां पर है तो वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है। लेट मी कॉल दिस v1। ओके, लेट मी कॉल दिस v1, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो सिंपली v के बराबर है। ओके, मैग्नीट्यूड सिंपली v के बराबर है, और मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वो 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। अब जब ये पार्टिकल 60 डिग्री से रोटेट कर रहा है, 60 डिग्री से रोटेट करने का मतलब समवेयर हियर, यहां पर जब ये पार्टिकल पहुंच रहा है थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज, तब वेलोसिटी अगेन टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, तो वो इस डायरेक्शन में होगी। v2 मैं इसे कहूंगा। नाउ मैं v1 और v2 क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि वेक्टर साइंस के साथ मैं ले रहा हूं। वेक्टर साइंस के साथ ले रहे हैं तो ये दो वेलोसिटीज जो है वो सेम नहीं है। स्पीड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो सेम नहीं है। तो v2 जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो v ही है। मैग्नीट्यूड तो सेम है v, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। हमें बताना है कि ये वेलोसिटी जो है कितना चेंज हो गई है। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, व्हिच सिंपली मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमें करना है। मैं v1 और v2 को यहां पर ड्रॉ कर लूंगा। ये v1 वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सिंपली v है। v2 वेक्टर का इनिशियल पॉइंट मैं यहां पर लाऊंगा, वो ऐसे थोड़ा सा वो नीचे डालते हैं, ये यहां पर v2 जिसका मैग्नीट्यूड फिर से v ही है, और इनके बीच में जो एंगल है दैट इज 60 डिग्रीज। रिमेंबर, काफी बार आपने ये थ्योरम यूज की होगी, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। ये रेडियस वाली लाइन है, ये टेंजेंट वाली लाइन है, सो ये दो परपेंडिकुलर हैं टू ईच अदर। ये रेडियस वाली लाइन है, ये टेंजेंट वाली लाइन है, तो ये दो भी परपेंडिकुलर हैं टू ईच अदर। सो एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। ये इसका नॉर्मल है, ये इसका नॉर्मल है, जिनको मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। तो इन दो के बीच में अगर एंगल थीटा है तो यहां पर भी एंगल जो होगा वो थीटा ही होगा, विच इन दिस केस हैपेंस टू बी 60 डिग्रीज। सो v1 और v2 जिनके बीच में एंगल 60 डिग्री है, इनका डिफरेंस आपने देखना है कि किसके बराबर है। ओके, इनका डिफरेंस आपने देखना है कि किसके बराबर है। सो डेल्टा v का मैग्नीट्यूड, विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ v2 माइनस v1 बेसिकली, और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला पहले से ही है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ थीटा, विच इज 60 डिग्रीज इन दिस केस। ओके, सो दिस इज इक्वल टू, अब v1 v2 दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो 10 ही है। ओके, 10 ही है। सो दिस इज 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 2, 10 इंटू 10 अगेन 10 स्क्वायर, cos of 60 is 1/2, cos of 60 is 1/2, 2 and 2 cancels out, तो यहां पर सिर्फ माइनस 10 स्क्वायर बच गया। एक 10 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर विल कैंसिल आउट, तो खाली 10 स्क्वायर बच गया, उसका स्क्वायर एंड रूट विल कैंसिल आउट, तो 10 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 मीटर पर सेकंड के बराबर है। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए। इसकी डायरेक्शन भी निकालनी होती तो यहां पर वेक्टोरियली हम निकाल सकते थे, लेकिन हमें ऑप्शंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में कहा गया है। ऑप्शन नंबर 2 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड।
Okay, now 30. For what value of m1 will the masses be in equilibrium? Masses are placed on a fixed wedge. Surfaces are smooth. This is important. Surfaces are smooth. कोई friction नहीं है. M2 is 5 kg. Alpha is 53 degrees. Beta is 37 degrees. So हमारे पास सिचुएशन है, ये ऐसे सिचुएशन हमारे पास है. यहां पर एक पुल्ली लगी हुई है, यहां पर एक ब्लॉक है जिसका मास m2 के बराबर है, यहां पर एक ब्लॉक है जिसका मास m1 के बराबर है. ये एंगल अल्फा, ये एंगल बेटा. अब यहां पर आपने बताना है कि m1 का वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगा. m1 का बताना है किसके बराबर होगा, ताकि सिस्टम जो है वो रेस्ट पे रहे, ताकि सिस्टम रेस्ट पे रहे. फोर्सेस ड्रॉ कर लेते हैं. mg का ये वाला कंपोनेंट m1g साइन ऑफ अल्फा, टेंशन T, यहां पर टेंशन T, यहां से m2g साइन ऑफ बेटा. ओके, साइन ऑफ बेटा. ओके, नॉर्मल फोर्स हॉरिजॉन, ये mg cos थीटा वाला कंपोनेंट वो मैं नहीं दिखाऊंगा. यहां से ये पुल कर रहा है, यहां से ये पुल कर रहा है, तो अगर नेट फोर्स 0 होगा तभी जाके सिस्टम जो है वो रेस्ट पे रहेगा. बेसिकली अगर मोशन होनी है तो इस लाइन के अलोंग होगी. तो दिस इज काइंड ऑफ लाइन ऑफ मोशन. तो एक्सटर्नल फोर्स एक तो ये बन रहा है इस डायरेक्शन में, दूसरा वो बन रहा है अपोजिट डायरेक्शन में. तो ये दो इक्वल और अपोजिट तो है ही, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होने चाहिए. तो m1g साइन ऑफ अल्फा must be equal to m2g sine of beta. Ab g and g will cancel out. Okay, g and g will cancel out. So this implies m1 is equal to m2 sine of beta जो है वो 37 sine of 37 degrees divided by sine of alpha. Sine of alpha को नीचे लाते हैं और alpha जो है that is 53 degrees. 53 degrees. 3, 4, 5 राइट एंगल ट्राइंगल. 37, 53 में से कोई भी आप देखें तो आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए. 3 और 5 के बीच में एंगल 53 डिग्रीज, 5 और 4 के बीच में 37 डिग्रीज. सो m1 इज इक्वल टू m2 टाइम्स साइन ऑफ 37. ओके, साइन ऑफ 37. 37 तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है. 3 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 53 है, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है. तो 4 डिवाइडेड बाय 5 साइन 53 इज 4 डिवाइडेड बाय 5. 4 डिवाइडेड बाय 5. 5 and 5 will cancel out. So m1 is equal 3 by 4 times m2. m2 दिया हुआ है 5 kg के बराबर है. So 3 by 4 into 5. 5 into 3 is 15. 15 divided by 4. 15 divided by 4. Fractions में निकालना है. 4 into 3 is 12. Okay, 4 into 3 12. 3 बच गए. So 4 into 7 28. 2 बच गए. 3.75 kg. 3.75 kg. Option 3. 3.75 kg. Let's move on. Question number 31. Two cars of masses m1 and m2 are moving in circles of radii r1 and r2 respectively. Their speeds are such that they complete circles in the same time t. They complete circles in the same time t. तो एक भी अपना सर्कल कंप्लीट कर रहा है, दैट मीन्स 360 डिग्री से रोटेट हो रहा है, दूसरा भी 360 डिग्री से रोटेट हो रहा है इन द सेम टाइम t. In the same time t. Now this bit of information is important क्योंकि वहां से आपको पता चल रहा है कि एंगल ऑफ वेलोसिटी ओमेगा दोनों की सेम है. ओके, एंगल ऑफ ए कंप्लीट रेवोल्यूशन और टाइम भी सेम है. टाइम ओमेगा होता है ना, एंगल डिस्क्राइब डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. एंगल थ्रू विच बॉडी रोटेट्स या पार्टिकल रोटेट्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. एंगल थ्रू विच इट रोटेट्स इज 360 इन बोथ केसेस. टाइम टेकन इज टी इन बोथ केसेस. क्वेश्चन हमें बोल रहा है तो ओमेगा जो है दैट इज सेम इन बोथ केसेस. द रेशियो ऑफ देयर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ ओमेगा आपको पता होना चाहिए इज आर स्क्वायर ओमेगा. ओके, नहीं आर ओमेगा स्क्वायर, सॉरी आर ओमेगा स्क्वायर. आर ओमेगा स्क्वायर. तो ओमेगा तो दोनों के लिए सेम है, तो इस सिचुएशन के लिए ओमेगा कांस्टेंट है, तो AC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. AC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. तो दिस इंप्लाइज A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल प्रोपोर्शनैलिटी. इक्वालिटी में कन्वर्ट होगी रेशियो अगर लेंगे R1 डिवाइडेड बाय R2.
R1 divided by R2, which means R1 is to R2. R1 is to R2. Option 3. R1 is to R2. A block is about to slide down an inclined plane when its inclination to the horizontal is theta. Is about to slide down an inclined plane. That means this angle theta is angle of sliding या angle of repose जिसे आप कहते हैं. Okay. If now a 5 kg is about to slide, तो अभी slide नहीं कर रहा है, it is on verge of sliding, on verge of slipping. If now a 5 kg weight is attached on the block, then what happens? तो ये angle of repose है, ये block कोई यहां पर है, so this is on verge of sliding. This is on verge of sliding. So that means tan of theta is equal to mu. Angle of sliding के लिए equation आपको पता नहीं चाहिए. Tan of theta is equal to mu. Tan of the angle of inclination is coefficient of friction. Okay, is coefficient of friction. Now, if 5 kg weight is attached on the block, so आप block के ऊपर और एक block रख रहे हैं, और एक block रख रहे हैं, we'll assume कि with respect to each other they are at rest. Okay, with respect to each other they are at rest. आपको इस सरफेस में बताना है कि क्या होगा, विल इट स्लिप और विल इट कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट. क्वेश्चन देख लें, ऑप्शन देख लें. इट इज स्टिल अबाउट टू स्लाइड डाउन द इंक्लाइन प्लेन. स्टिल अबाउट टू स्लाइड, दैट मींस अभी भी ये ऑन वर्ज ऑफ स्लिपिंग है. तो अभी ये ब्लॉक लगाने से स्लिप नहीं कर रहा है और अभी भी ऑन वर्ज ऑफ स्लिपिंग है. ओके, अभी भी ऑन वर्ज ऑफ स्लिपिंग है. दैट इज ऑप्शन 1. विल सी. Option 2, it will not slide down the plane unless the inclination is increased. Okay, so फिर से again slip नहीं कर लेगा. It will not slide down the plane unless the inclination is decreased. It will never slide down when whatever the inclination. Angle of repose is the angle जहां पर block जो है that is on verge of slipping. That only depends on coefficient of friction जो यहां पर होगा. It has nothing to do with ऊपर क्या है, ऊपर कितना मास है. It has nothing to do with that. So situation जो है that will remain unchanged. ये पहले भी angle of repose था, ये अब भी angle of repose ही रहेगा. That means ये अब भी होगा on verge of sliding. Okay, ये अब भी होगा on verge of sliding, which is option 1. Okay, which is option 1. Let's move on to the next one. When the force of constant magnitude always act perpendicular to the motion of the particle. Okay, so force is always perpendicular to the motion of the particle. आपको पता होना चाहिए इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है that is circular motion, uniform circular motion, velocity. These are the directions of velocities. Force जो होता है uniform circular motion में that is the centripetal force always towards the center. Angle 90. So force is perpendicular to the direction of motion. Direction of motion is direction of velocity. Force is perpendicular to the direction of velocity, motion. Force is perpendicular to the direction of velocity, motion. Force is perpendicular to the direction of velocity or motion. So, what happens in such a case? Uniform circular motion में आपको पता है velocity change होती है लेकिन उसका magnitude नहीं, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज होती है. मैग्नीट्यूड रिमेन सेम. सो इफ फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, स्पीड रिमेन सेम बट डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंजेस. ओके, स्पीड रिमेन सेम, डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंजेस. तो ऑप्शंस को देख लेते हैं. वेलोसिटी इज कांस्टेंट, नहीं, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट. वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, दैट मींस वेलोसिटी चेंज हो रही है. एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. वेल, फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. वो तो आपको क्वेश्चन कह रहे हैं कि फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा. यहां पर यह नहीं कहा गया है कि एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट. एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा क्योंकि फोर्स मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है. यहां पर परपेंडिकुलर इज लेफ्टवर्ड, यहां पर परपेंडिकुलर इज डाउनवर्ड, यहां पर परपेंडिकुलर इज राइटवर्ड, यहां पर परपेंडिकुलर इज अपवर्ड. तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज आल्सो कंटिन्यूअसली चेंजिंग. सो दिस इज क्वाइट ए मिसलीडिंग काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंड आप कर सकते हैं. Acceleration is constant, you'll immediately think of magnitude of acceleration is constant. Direction की तरफ काफी कम ध्यान जाएगा, लेकिन यहां पर ख्याल रखना है कि direction of acceleration continuously changes, so this is not an appropriate option. अगर कोई और ऑप्शन नहीं हुआ फिर जाके इस पे आप आ सकते हैं.
इन दैट केस ये मोस्ट अप्रोप्रिएट बन जाएगा, लेकिन अभी बाकी देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। नाउ काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज 1/2 mv²। तो ये सिर्फ स्पीड पे डिपेंड कर लेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड कर लेगा। और यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हमने पहले डिस्कस किया कि सेम रहती है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, तो काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम, काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। सो ऑप्शन नंबर 3। Let's move on. A ball weighing 10 grams hits a hard surface vertically with a speed of 5 meters per second and rebounds with the same speed. The ball remains in contact for 0.01 seconds. The average force exerted by the surface on the ball is. So ये surface यहाँ पर है, एक ball आ रही है, वो इसे strike कर रही है with 5 meters per second. It gets rebounded back with the same speed 5 meters per second. Okay. 5 meters per second. Time of contact जो है that is 0.01 seconds. So force कितना है इनके बीच में? Okay, force कितना है इनके बीच में? Force magnitude, average force. Change in momentum divided by time taken. Simple. Change in momentum हम देखेंगे क्या है, फिर time taken. Initial momentum जो है, initial momentum is mv downward. Okay, mv downward. चलिए downward को positive कहते हैं. फाइनल मोमेंटम इज mv, लेकिन अपवर्ड तो वो नेगेटिव होगा, मास तो सेम ही रहेगा बॉल का, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम रह रहा है 5 और 5, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसके वजह से माइनस साइन। सो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल विच इज pf माइनस pi, pf इज माइनस mv बन जाएगा माइनस ट्वाइस mv। दिस इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। ये मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल इज ट्वाइस mv। टाइम टेकन कितना है, 0.01। सो दिस इंप्लाइज एवरेज फोर्स जो होगा दैट इज डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T। डेल्टा P इज ट्वाइस mv डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, 2 इंटू मास जो है वो 10 ग्राम्स है, 10 ग्राम्स। सो 10 डिवाइडेड बाय 1000, 10 डिवाइडेड बाय 1000, 10 ग्राम्स। v जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, तो v इज 5 डिवाइड बाय डेल्टा t जो है वो 0.01 सेकेंड्स है। 0.01 इज 1 डिवाइडेड बाय 100, 1 डिवाइडेड बाय 100। देख लें कैंसिल आउट क्या क्या होगा, 2 जीरोज यहां पर कैंसिल होंगे, 1 जीरो यहां पर कैंसिल आउट होगा, 5 इंटू 2 इज 10। F एवरेज इज इक्वल टू 10। सब कुछ SI सिस्टम में था तो इसका यूनिट भी SI सिस्टम में आएगा, तो 10 न्यूटन्स, 10 न्यूटन्स ऑप्शन 2। ओके, 10 न्यूटन्स ऑप्शन 2। सो लेट्स मूव ऑन। 35 नाउ। A mass m rests under the action of a force F as shown in figure on a horizontal surface. Rest is important bit of information. So rest पे है, net force 0 होना चाहिए। The coefficient of friction between the mass and the surface is mu. The force of friction between the mass and the surface is. So we have this surface here. ये block ऐसे है. We have a force F applying this way at an angle of 30 degrees. लेकिन ब्लॉक के बारे में कहा गया है कि इट्स एट रेस्ट। ओके, ब्लॉक के बारे में कहा गया है कि इट्स एट रेस्ट। तो फोर्सेस जरा देख लेते हैं, या इसके कंपोनेंट्स पहले चूज कर लें, F cos थीटा, F cos 30 और वर्टिकल कंपोनेंट F sin 30। यहां से mg नॉर्मल फोर्स, यहां से स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन क्योंकि रेस्ट पे है, और स्टैटिक फ्रिक्शन जो है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द फोर्स ट्राइंग टू मूव द ब्लॉक, विद रेस्पेक्ट टू द सरफेस। ओके, वो F cos 30 है, वो F cos 30। तो Fs इज इक्वल टू F cos 30, Fs इज इक्वल टू F cos 30। यहां पर जो गलती हो सकती है वो ये है कि म्यू दिया हुआ है, तो यू में डायरेक्टली फाइंड आउट Fs max इज इक्वल म्यू टाइम्स n, और n यहां से निकालेंगे, फिर देखेंगे Fs max के बराबर है, वही फ्रिक्शन है। नहीं, Fs कैन बी एनीवेयर बिटवीन 0 एंड Fs max। वो Fs max के बराबर हो ये तो पता नहीं है, ये हमें नहीं पता है।
लेकिन एफएस के बारे में हमें जनरली पता है, चाहे फिर वो एफएस मैक्स के बराबर ही भी क्यों ना हो, वो हमें पता है कि दैट इज इक्वल टू द फोर्स ट्राइंग टू मूव द ब्लॉक अलोंग द सरफेस। तो यहां एफ एस वाला हो या उसी एफ एस का मैक्सिमम वैल्यू हो, इन बोथ केसेस वो इसके बराबर होगा। तो यहां पर एफ एस मैक्स लेके नॉर्मल फोर्स यूज करना जो है वो गलती होगी। ओके, वो गलती होगी। सो और काफी सारे बच्चों में वो मिस्टेक हो सकती है, ऐसे क्वेश्चंस में आमतौर पे होता है। तो एफ एस इज इक्वल एफ कॉस 30, दिस इंप्लाइज एफ एस इज इक्वल टू, नाउ एफ जो है वो एफ ही है, तो कोई नंबर नहीं है। एफ कॉस 30 इज √3/2, so √3/2 times f, √3/2 times f, option 3. Okay, option 3. Now here, a block of mass 2 kg is given a push horizontally, and then the block starts sliding over a horizontal plane. The graph shows the velocity time graph of motion, the coefficient of friction, sliding friction between the plane and the block is. So we have some surface here. यहाँ पर कोई block है, आप कुछ force लगा रहे हैं, it starts moving. Okay? आप सिर्फ push कर रहे हैं, आपने धक्का दे दिया, बस इतना ही है। उसके बाद आपको कोई force नहीं है। It starts moving और obviously आपके force के वजह से it will gain some speed. उसके बाद friction के वजह से it will slow down and finally it comes to rest. Finally it comes to rest. आपके फोर्स के वजह से इनिशियल वेलोसिटी कुछ मिल जाएगी, बस उसका इतना ही काम है। उसके बाद इट कम्स टू रेस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। तो इसमें कहीं पर भी आप कंसीडर कर लें, दिस इज mg, ये नॉर्मल फोर्स, यहां से काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, काइनेटिक फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगी, और वो दैट एक्सेलरेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय Fk, व्हिच इज बेसिकली इन दिस केस रिटार्डेशन। स्पीड जो है वो कम हो रही है। ओके, स्पीड जो है वो कम हो रही है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, न्यूटन सेकंड लॉ से Fk इज इक्वल टू ma, Fk इज इक्वल टू ma। Fk हमें पता है इज म्यू k टाइम्स n। ओके, म्यू k टाइम्स n इज इक्वल टू m। a जो है वो आपको इस ग्राफ से मिलेगा, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 8 दिखाया गया है। ओके, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 8 दिखाया गया है, और फाइनल वेलोसिटी यहां पर वो 0 दिखाया गया है। तो चेंज इन वेलोसिटी इज 8 - 0 इज 8, 8 - 0 इज 8, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज 4 - 0 इज 4, तो दिस इज इक्वल टू 2, 8/4 इज 2। तो एक्सेलरेशन जो है वो 2 के बराबर है। ओके, एक्सेलरेशन जो है वो 2 के बराबर है। सो दिस इंप्लाइज म्यू k टाइम्स n जो है दैट इज इक्वल टू mg, mg is equal to m into 2, m and n cancels out, so mu k is equal to 2 divided by g is 10, so mu k is equal to 0.2, 0.2, option 2, option 2. Let's move on. 37. Okay, 37. What should be the maximum value of m so that the 4 kg block does not slip over the 5 kg block, taking g equal to 10 meter per second square. यहां पर 2 ब्लॉक्स हैं। ओके, 2 ब्लॉक्स हैं। यहां पर वी हैव ब्लॉक ऑफ मास m, ये 4 kg और 5 kg है, 4 kg 5 kg। सरफेस इज स्मूथ, सरफेस इज स्मूथ, लेकिन 2 ब्लॉक्स के बीच में देयर इज फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 कहा गया है। ओके, म्यू इज 0.4, लेकिन कहां पर म्यू 0.4? इन 2 ब्लॉक्स के बीच में। ये वाली सरफेस जो है दिस इज स्मूथ, दिस इज स्मूथ। अब जाके हमें इस m का मैक्सिमम वैल्यू बताना है कि कितना होगा, ताकि यहां पर कोई स्लिपिंग ना हो। ओके, ताकि यहां पर कोई स्लिपिंग ना हो। हम फिलहाल स्लिपिंग तो नहीं हो रही है, तो रिलेटिव टू ईच अदर दे आर एट रेस्ट, यानी कि ये 2 ब्लॉक्स एज ए सिंगल यूनिट मूव कर रहे हैं। तो फिलहाल पहले स्टेप में इनको सिंगल यूनिट ही मान के चलते हैं। ओके, इनको सिंगल यूनिट ही मान के चलते हैं। यहां पर फोर्स mg, टेंशन, यहां पर टेंशन। ओके, वर्टिकल फोर्सेस मैं नहीं दिखाऊंगा, यहां पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है क्योंकि स्मूथ है, और इनके बीच में जो भी फोर्स होगा फ्रिक्शनल फोर्स, वो इंटरनल फोर्सेस बन जाएंगे, तो वो भी मैं नहीं दिखा रहा हूं। along the line of motion, along the line of motion,
दिस इज द लाइन ऑफ मोशन, अलोंग द लाइन ऑफ मोशन ये ब्लॉक नीचे जाएगा विद सम एक्सेलरेशन ए, ये दोनों राइटवर्ड आएंगे विद एक्सेलरेशन ए, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन। ए किसके बराबर होगा? नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जस्ट mg, इस लाइन के अलॉन्ग सिर्फ mg इज द एक्सटर्नल फोर्स। ओके, रिमेंबर यहां पर फ्रिक्शन अगर होता वो भी बन जाता एक्सटर्नल, लेकिन खाली mg है, वहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। इनके बीच में जो फ्रिक्शन होगा जब आप दोनों को कंसिडर करें तो वो इंटरनल फोर्स बन जाएगा। अगर आप दो में से एक ही को कंसिडर कर लेते तब वो एक्सटर्नल बन जाता, तो यहां पर दोनों को कंसिडर करते हैं तो वो इंटरनल फोर्सेस बन जाएंगे। सो mg टोटल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास विच इज m प्लस 5 प्लस 4 इज 9, m प्लस 9, mg divided by m plus 9. So this is the acceleration of the system. Okay, this is the acceleration of the system. अब जरा 4 kg ब्लॉक को कंसिडर कर लें जो कहां पर है? नीचे 5 kg ब्लॉक के ऊपर है। दिस इज 5 kg ब्लॉक, दिस इज 4 kg ब्लॉक। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन पे डिपेंड करता है या रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी पे डिपेंड करता है। सो इट्स बेटर कि सरफेस के रिलेटिव ही मेजरमेंट्स लिए जाएं। सो अपने आप को इस ब्लॉक के अंदर कंसिडर कर लें, दैट इज यू, डोंट माइंड दैट। आप यहां पर बैठे हुए हैं, पूरा सिस्टम जो है वो एक साथ मूव कर रहा है, दोनों ब्लॉक जो है एक साथ मूव कर रहे हैं। दैट मींस आपके हिसाब से 4 kg ब्लॉक इज एट रेस्ट। ओके, आपके हिसाब से 4 kg ब्लॉक इज एट रेस्ट और ये पूरा सिस्टम जो है राइटवर्ड मूव कर रहा है विद सम एक्सेलरेशन ए। तो आप इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में नहीं है, आप एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम में, तो आपको स्यूडो फोर्स इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा विच इज अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। तो 4 इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ द ब्लॉक, मास ऑफ द ब्लॉक 4 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम जो ए के बराबर है, और अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम 4a लेफ्टवर्ड। ये 4a स्यूडो फोर्स जो है इसके हिसाब से ग्राउंड से देखेंगे तो ये इनर्शिया ये रोल प्ले कर लेगा। ओके, सो बेटर इज वहां से देखें, वहां ज्यादा क्लियर होता है। तो ये 4a जो है वो इसे बैकवर्ड स्लिप करने की कोशिश करा देगा, लेफ्टवर्ड स्लिप करने की कोशिश करा देगा। अगर ये लेफ्टवर्ड स्लिप करने की कोशिश कर रहा है तो राइटवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन आएगा, और दो ब्लॉक्स के बीच में स्लिपिंग नहीं है तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। ओके, तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। और जो फोर्सेस हैं वर्टिकल डायरेक्शन वाले फोर्सेस वो भी मैं ड्रॉ कर लूंगा क्योंकि हमें उनकी जरूरत पड़ेगी। ये 4g, mg 4g, और ये जो नॉर्मल फोर्स आएगा, नॉर्मल फोर्स, हम सिर्फ फोर्सेस कंसिडर करें ऑन द 4 kg ब्लॉक। नॉर्मल फोर्स ऑन 4 kg ब्लॉक इज फ्रॉम 5 kg ब्लॉक, जो नीचे वाला ब्लॉक है वहां से जो फोर्सेस आ रहे हैं। अब Fs मस्ट बी 4a, आपके हिसाब से रेस्ट पे है तो फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगा एंड इज ऑलवेज इक्वल टू द फोर्स ट्राइंग टू मूव द ब्लॉक, वो 4a है। तो Fs जो है दैट इज इक्वल टू 4a, दैट इज इक्वल टू 4a। ऐसे क्वेश्चंस में हर बार सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। ओके, हर बार सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। लेट्स चूज अ डिफरेंट कलर। नाउ Fs जो है दैट इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू Fs मैक्स, ऑलवेज लेस और इक्वल टू Fs मैक्स। Fs मैक्स लिमिटिंग फ्रिक्शन, Fs का ही मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम तो या तो उसके बराबर है या फिर उससे कम है। Fs जो है वो तो ये रहा 4a के बराबर। ओके, इज लेस और इक्वल टू Fs जो है दैट इज म्यू टाइम्स n, n जो है वो 4g के बराबर है। सो म्यू टाइम्स n, n के बदले में 4g। सो दिस इंप्लाइज 4 a के बदले में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, mg डिवाइडेड बाय m प्लस 9, mg डिवाइडेड बाय m प्लस 9, चलिए 9 प्लस m मैं लिखता हूं, 9 प्लस m इज लेस और इक्वल टू म्यू इंटू 4g, म्यू इंटू 4g। अब कैंसिल आउट देखें कि क्या क्या होगा। 4 and 4 will cancel out, g and g will cancel out, so this implies m यहां पर बच गया is less or equal to, इसे ऊपर लेते हैं, 9 into mu is 9 mu और m into mu plus m mu plus m mu। ओके, अब इसको थोड़ा सा मसाज करना है। So this implies
दिस इंप्लाइज हमें m चाहिए, तो m म्यू को यहां लाते हैं, माइनस m म्यू बन जाएगा। m को मैं कॉमन लूंगा, 1 माइनस म्यू, यहां 1 उसका म्यू, लेकिन यहां आके माइनस बन जाएगा, लेस और इक्वल टू 9 म्यू, लेस और इक्वल टू 9 म्यू। So this implies m is less or equal to 9 mu divided by 1 minus mu. Values, हाँ वैल्यूज दिए हुए हैं, 9 mu divided by 1 minus 9। अब m जो है या तो इसके बराबर है या फिर इससे कम है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। इससे ज्यादा अगर होगा तब क्या होगा, यहां पर स्लिपिंग हो जाएगी दो ब्लॉक्स के बीच में। तो या तो इसके बराबर है या फिर इससे कम है, तो मैक्सिमम वैल्यू यही हुआ ना, इसके बराबर होगा तो वही मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो एम मैक्स जो होगा, एम मैक्स जो होगा दैट इज इक्वल टू 9 म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू, 9 म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू। अब म्यू जो है 0.4 है, तो दिस इज 9 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.4 इज 0.6। Okay, 0.6 cancellation, point and point will cancel out, 2 into 2 into 2, 2 into 3, 3 into 3, तो m max जो है that is equal 3 into 2 is 6। सब कुछ SI सिस्टम में था तो इसका यूनिट भी SI सिस्टम में आएगा, तो 6 kg, 6 kg is option 4। okay, option 4, okay, 6 kg। Let's move on to the next one. A particle of mass m rotates with a uniform angular velocity omega 1 in a circle of radius r. It is viewed from a frame rotating with constant I. So reference frame जो आपके पास है, जहां से आप देख रहे हैं frame rotating with an angular velocity of omega, जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका एंगुलर वेलोसिटी जो है उसकी ओमेगा है। पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी अपने सर्कल में ओमेगा 1 है, लेकिन जो रेफरेंस फ्रेम है, रेफरेंस फ्रेम है, उसके एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ओमेगा है, और ये रेफरेंस फ्रेम जो है वो रोटेट कर रहा है, यानी कि उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी, आर ओमेगा स्क्वायर। आर उसका रेडियस, स्मॉल आर जो है वो पार्टिकल का रेडियस है, स्मॉल आर इज इट रिटन यहां पर, स्मॉल आर जो है वो पार्टिकल का रेडियस है, रेफरेंस फ्रेम का रेडियस सम कैपिटल आर, जो भी फिर होगा कैपिटल आर ओमेगा स्क्वायर, कैपिटल आर ओमेगा स्क्वायर। ये रेफरेंस फ्रेम के एक्सेलरेशन है। ओके, रेफरेंस फ्रेम के एक्सेलरेशन है। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द पार्टिकल इज, पार्टिकल का मास दिया हुआ, पार्टिकल का मास है हमें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द स्यूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द स्यूडो फोर्स, और स्यूडो फोर्स होता है मास ऑफ द पार्टिकल जो m के बराबर है, इन एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम जो r ओमेगा स्क्वायर है। तो दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन यहां पर मसला है कि इसने r, स्मॉल r ही यूज किया है। ओके, स्मॉल, सभी ऑप्शन में स्मॉल r यूज किया गया है। रेफरेंस फ्रेम का रेडियस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सो द बेस्ट वी कैन डू इज एम आर ओमेगा स्क्वायर, जो भी फिर r वहां पर दिया होगा। सो एम आर ओमेगा स्क्वायर इज ऑप्शन 2। Okay, this is the best we can do. Next one, the maximum velocity in meter per second with which a car driver must traverse a banked road of radius 150 meters and banking angle 45 degrees to avoid skidding. To avoid skidding. नोट कर लें, फ्रिक्शन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, फ्रिक्शन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तो बैंकिंग में ये गाड़ी कोई है तो सिर्फ नॉर्मल फोर्स जो है उसका ये वाला कंपोनेंट एन साइन थीटा वाला कंपोनेंट जो होता है दैट इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। और अगर आप फ्रिक्शन की हेल्प नहीं ले रहे हैं, अगर आप फ्रिक्शन की हेल्प नहीं ले रहे हैं इन केस ऑफ बैंक्ड रोड्स, द वेलोसिटी ऑफ द कार फिक्स्ड है अंडर रूट ऑफ आर जी टैन ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फिक्स्ड है, कोई रेंज नहीं है इसमें, कोई मिनिमम मैक्सिमम नहीं है। ओके, हाँ, अगर आप फ्रिक्शन की हेल्प लेते हैं तब मिनिमम भी है मैक्सिमम भी है, तब रेंज है अगर फ्रिक्शन की हेल्प लेंगे। लेकिन अगर फ्रिक्शन की हेल्प आप नहीं ले रहे हैं, विदाउट फ्रिक्शन, आई एम श्योर बैंकिंग ऑफ रोड्स में आपने 2 केसेस पढ़े होंगे, विद फ्रिक्शन एंड विदाउट फ्रिक्शन। विदाउट फ्रिक्शन यही एक पॉसिबिलिटी है, ये आपकी स्पीड होनी चाहिए, नॉन नेगोशिएबल, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। तो कोई रेंज नहीं है, कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं है, बस इसके बराबर है। लेकिन अगर फ्रिक्शन है तब मैक्सिमम भी है और मिनिमम भी है। तो यहां पर अगर फ्रिक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन होती देन इस मैक्सिमम का कोई मतलब होता, लेकिन फ्रिक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है।
तो हम फ्रिक्शन के बगैर वाला केस लेंगे, विदाउट फ्रिक्शन वाला केस लेंगे, और विदाउट फ्रिक्शन वाले केस में दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी, दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। सो दैट मैक्सिमम काइंड ऑफ इज मिसलीडिंग इन द क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन में काफी बार होता है ताकि बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाए। ओके, कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है क्वेश्चंस में, दिस इज अ फैक्ट। चलिए, सो वी सिंपल हमें निकालना है अंडर रूट ऑफ आर जी टैन ऑफ थीटा, सॉरी RG tan of theta अंडर रूट ऑफ R कितना है 150 मीटर्स। सो मीटर्स में है, पहली SI सिस्टम में G इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पहली SI सिस्टम में एंगल थीटा बैंकिंग 45 डिग्रीज, tan of 45 is 1, so this is under root of 15 into 0 यहाँ पर, so 100, so this is 10 root 15, okay, V is equal to 10 root 15, 10 root 15 मैंने वर्कआउट किया है, this is approximately, not approximately, this is equal to 38.73 meter per second, which is approximately 40 meter per second, okay, 40 meter per second. आपके एग्जाम में ऑप्शंस को चेंज किया गया था, एंड आई एम श्योर शायद इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली ऑप्शन 3 को फिर 40 बनाया गया है, ऑप्शन 3 को 40 बनाया गया था, तो दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। 38.73, क्लोजेस्ट ऑप्शन इज 40। 30 और एक ऑप्शन है, और भी कुछ ऑप्शन जो है वो वहां पर एग्जाम में चेंज किए गए थे, सो 40 इज द मोस्ट closest one, so that is the correct option. Let's move on to the next one. At a given instant A is moving with a velocity 2 meter per second upwards. What is the velocity of B? What is the velocity of B at that time? So system जो है मैं यहां पर फिर से बनाऊंगा। ओके, आपसे कहा जा रहा है कि ए जो है इट इज मूविंग अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। बी जो है उसकी वेलोसिटी क्या होगी? लेट्स सपोज बी इज इक्वल टू वी बी डाउनवर्ड। ये ऊपर जा रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली ये नीचे ही जा रहा है, मोस्ट प्रोबेबली क्या नीचे ही जाएगा। चलिए, अब ये वी बी देखना हमें किसके बराबर है। ए ऊपर जा रहा है तो ये वाली पुली भी ऊपर जाएगी विद द सेम स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। अब इस स्ट्रिंग को कंसिडर करें पॉइंट मेथड। इस स्ट्रिंग का ये वाला पॉइंट, 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 ये मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया था एक सेशन में। सो अगर आपने कोई और मेथड किया है तो आप वो मेथड कंटिन्यू करें। सो दिस पॉइंट इज मूविंग अप विद 2 मीटर पर सेकेंड। ये पॉइंट रेस्ट पे, ये पॉइंट रेस्ट पे, ये पॉइंट ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, ये पॉइंट भी ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि पुली ऊपर जा रही है। ये रेस्ट पे, ये रेस्ट पे, ये नीचे जा रहा है विद वी बी। अब इन सभी स्पीड्स का अलजेब्रिक सम 0 के बराबर। जो स्पीड जो है लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है वो पॉजिटिव लेनी है, जो स्पीड लेंथ को डिक्रीज करने की कोशिश कर रही है वो नेगेटिव लेनी है, कोशिश करनी है। ऑब्वियसली टोटल लेंथ जो है वो सेम रहेगी। 2 ऊपर जा रहा है तो लेंथ को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, तो ये -2, 0 प्लस 0 प्लस फिर से 0 प्लस ये 2, ये अगेन ऊपर है तो लेंथ को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, तो -2, फिर ये 2 अगेन ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर जा रहा है तो ये डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर से -2, फिर ये 0 और ये 0, सो +0 +0। ये वी बी नीचे जा रहा है तो ये लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, तो वो प्लस वी बी के साथ, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज वी बी इज इक्वल टू 2 3 बार आ रहा है, 3 × 2 6 मीटर पर सेकेंड। दूसरे साइड से जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, दैट मींस आपने डायरेक्शन ठीक ली है, यानी कि डाउनवर्ड। सो 6 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, 6 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, 6 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, ये पहला ऑप्शन है। 6 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड भी है,
अगर ये नेगेटिव आता तो डायरेक्शन उल्टी करनी पड़ती, उसका मतलब होता है कि आपने डायरेक्शन गलत ली है, उसे उल्टा करना है। लेकिन यहां पर साइन पॉजिटिव आ रही है तो सेम 6 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, आपकी डायरेक्शन जो है वो ठीक है। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम इज, इक्विलिब्रियम नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ओके, इक्विलिब्रियम नेट फोर्स 0 होगा तो नेट एक्सेलरेशन भी 0 होगी। मोमेंटम इज इक्वल टू 0 जरूरी नहीं है। मोमेंटम कांस्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक्सटर्नल फोर्स इज 0 तो मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट नॉन जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है लेकिन नॉन जीरो भी हो सकता है। मोमेंटम इक्वल टू 0 जरूरी नहीं है, हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, दिस इज अ मस्ट। नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 है। काइनेटिक एनर्जी 0, नॉट नेसेसरली, काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। वेलोसिटी इक्वल टू 0, नहीं जरूरी नहीं है, हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। तो द ओनली थिंग जो पक्का हर बार सही होगा दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, ऑप्शन 2। X1, a heavy uniform chain partly lies on a horizontal table. If the coefficient of friction between the chain and the table surface is 0.25 coefficient of friction है, then the maximum fraction of length of chain that can hang over edge of the table is, ये कोई टेबल है, इसके ऊपर चेन लगी हुई है, कोई चेन है, उसका एक पार्ट हैंग कर रहा है और दूसरा पार्ट लाई कर रहा है ऑन द टेबल टॉप। हमें बताना है कि फ्रैक्शनल, ये कितना फ्रैक्शन होगा टोटल लेंथ का, कितना फ्रैक्शन होगा, मैक्सिमम कितना हो सकता है फॉर द चेन टू रिमेन एट रेस्ट, फॉर द चेन टू रिमेन एट रेस्ट। लेट्स सपोज टोटल लेंथ जो है वो L के बराबर है, कैपिटल L, और ये लेंथ जो है वो स्मॉल l के बराबर है। तो ये लेंथ जो होगी वो कैपिटल L माइनस स्मॉल l होगी। कैपिटल L इज द टोटल लेंथ, L इज द हैंगिंग पार्ट। ओके, L इज द हैंगिंग पार्ट। हैंगिंग पार्ट में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, हैंगिंग पार्ट का मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास इंटू g। ओके, हैंगिंग पार्ट का मास, टोटल मास अगर m है, टोटल मास अगर m है तो मास पर यूनिट लेंथ इज m by l, मास पर यूनिट लेंथ, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, मास, यानी कि एक यूनिट लेंथ का मास m by l है, 2 यूनिट लेंथ का ट्वाइस होगा m by l, 10 यूनिट लेंथ का 10 टाइम्स होगा m by l, 100 यूनिट लेंथ का 100 टाइम्स m by l होगा। तो लेंथ से मल्टीप्लाई करना है, यहां की लेंथ जो वो स्मॉल l है तो स्मॉल l से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और g साथ में, यहां पर m by l और इसकी लेंथ जो है वो l माइनस l, स्मॉल l इंटू g साथ में, नॉर्मल फोर्स, और रेस्ट पे है तो स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, रेस्ट पे है तो स्टैटिक फ्रिक्शन। ये वाला फोर्स यहां खींचने की कोशिश कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन रोक रहा है। तो Fs जो है दैट इज इक्वल टू m बाई कैपिटल L स्मॉल l इंटू g। Fs इसके बराबर है। ओके, Fs इसके बराबर है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में हमें पता है कि Fs जो है दैट इज लेस और इक्वल टू Fs मैक्स। ऐसे हर किसी क्वेश्चन में सेम पैटर्न यूज होगा। सो दिस इंप्लाइज Fs जो है दैट इज लेस और इक्वल, Fs मैक्स जो है दैट इज म्यू टाइम्स n, म्यू टाइम्स n, n जो है वो इसके बराबर m बाई l, l माइनस l इंटू g, m बाई कैपिटल L माइनस स्मॉल l इंटू g। ओके, सो Fs तो ये रहा, m बाई l स्मॉल l इंटू g इज लेस और इक्वल टू म्यू टाइम्स m बाई l माइनस l इंटू g, G and G, L and L, M and M, L is less or equal to mu times L minus small l, L minus small l. तो this implies L, ये mu into small l नेगेटिव है, mu into small l, उसे मैं यहां लाऊंगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, mu into small l is less or equal to mu times capital L, mu times capital L। तो यहां L को कॉमन लेते हैं, 1 प्लस म्यू इज लेस और इक्वल टू म्यू टाइम्स कैपिटल L,
स्मॉल एल डिवाइडेड बाई कैपिटल एल इज लेस और इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाई ये 1 प्लस म्यू दूसरे साइड से, 1 प्लस म्यू दूसरे साइड से. सो एल बाई एल इज लेस और इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू, म्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू. ओके देन डू वी हैव द वैल्यूज? यस, म्यू जो है वो 0.25 है, 0.25 मतलब 1/4. सो ये बन जाएगा L डिवाइडेड बाई L इज लेसर इक्वल टू 0.25 इज 1/4 म्यू के बदले में, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/4, 1 प्लस 1/4. सो दिस इज लेस और इक्वल टू ऊपर 1/4 नीचे 4 प्लस 1 इज 5, 5/4, 4 and 4 cancels out तो 1/5. तो स्मॉल l डिवाइडेड बाई कैपिटल L इज लेस और इक्वल टू 1/5. या तो इसके बराबर है या फिर इससे कम है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया. रिमेंबर हर बार यही हो रहा है, हर बार यही हो रहा है, या तो इसके बराबर है या फिर इससे कम है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू ही हो गया. तो स्मॉल l डिवाइडेड बाई कैपिटल L का मैक्सिमम वैल्यू जो है स्मॉल l डिवाइडेड बाई कैपिटल L, अब ये मैक्सिमम वैल्यू हम लिख रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू वो 1/5 के बराबर है, 1/5 के बराबर है. ये फ्रैक्शनल वैल्यू हुआ. स्मॉल l इज द लेंथ हैंग जो कर रही है, हैंग जो कर रही है. टोटल लेंथ जो है वो l के बराबर है, तो स्मॉल l डिवाइडेड बाय कैपिटल L जो है दैट इज द फ्रैक्शनल लेंथ, फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ विच इज हैंगिंग, फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ विच इज हैंगिंग. हमारे लेकिन ऑप्शन जो है वो परसेंटेज में है, तो इंटू 100 करना होगा. तो परसेंटेज जो होगा l बाय l परसेंटेज 1/5 इंटू 100%. So this is 5 into 2, 0, 20%. So maximum length जो हैंग कर सकती हैं वो 20% है. मैक्सिमम लेंथ जो हैंग कर सकते हैं वो 20% है, विच इज ऑप्शन 1. मैक्सिमम लेंथ जो है 20%. सो यहां पर 80% होगा, यहां पर 20 से कम है तो रेस्ट पे ही रहेगा, लेकिन अगर आप 20% से ज्यादा हैंग कर लेंगे तो ये स्लिप कर लेगा. ओके, तो ये स्लिप कर लेगा. सो दिस वाज 42. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, 43. Okay, so a pendulum string of length L is moved up to a horizontal position and released. What should be the minimum strength of the string so that it so as to withstand the tension as the pendulum passes through the bottommost point? Pendulum है ये pivot point. आपने पेंडुलम को यहां पर ला दिया हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, फिर जाके रिलीज किया है, फिर जाके रिलीज किया है. बॉटम पे आके इसकी स्पीड जो होगी वो मैक्सिमम होगी. नीचे आते आते स्पीड इंक्रीज होगी और यहां पर स्पीड जो होगी वो मैक्सिमम होगी. ओके, यहां पर स्पीड जो होगी वो मैक्सिमम होगी. अब स्पीड अगर मैक्सिमम होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड मैक्सिमम होगा, तो उस टाइम टेंशन जो होगा वो मैक्सिमम होगा. मैक्सिमम पॉसिबल टेंशन, मैक्सिमम पॉसिबल टेंशन नीचे mg, नीचे mg. या चलिए हम सिंपली टेंशन लेते हैं, बाद में फिर मैक्सिमम की बात करते हैं. फिलहाल सिर्फ टी लेते हैं, फिलहाल सिर्फ टी लेते हैं. तो ये सेंटर है, ये जो है सर्कल के अलॉन्ग ऐसे मूव कर रहा है, सर्कल के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी. नेट रेडियल फोर्स इज द सेंट्रीपिटल फोर्स. रेडियल डायरेक्शन में दो फोर्सेस है, एक तो टी है दूसरा mg है. नेट रेडियल इनवर्ड फोर्स t माइनस mg, इनवर्ड नेट. ओके, इनवर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ड होता है, तो t माइनस mg जो है दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r जो है वो लेंथ के बराबर है, दैट इज l. t माइनस mg इज इक्वल टू l. सो दिस इंप्लाइज T इज इक्वल टू mg को वहां लेते हैं तो प्लस बन जाएगा mg प्लस mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय l. सो दिस इज इक्वल टू mg प्लस m बाय l. अब v स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा? यहां से यहां जब पार्टिकल आ रहा है इट इज फॉलिंग थ्रू ए हाइट ऑफ h जो l के बराबर है, जो l के बराबर है. तो v जो होगा दैट इज अंडर रूट ऑफ 2gh. ये आपको पता होना चाहिए. ओके, ये आपको पता होना चाहिए. वैसे एक वर्क पावर एनर्जी में ये ज्यादा डील होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आप ये कर सकते हैं. आई डोंट नो कि आपने ये किया होगा सर्कुलर मोशन वाले प्रॉब्लम्स में कि नहीं. सो v इज रूट ऑफ 2gh, h के बदले में l लिखना है, लेकिन वहां पर v स्क्वायर है तो 2gl, 2gl. तो t इज इक्वल टू यहां पर l एंड l विल कैंसिल आउट, mg 2mg, सो 3 टाइम्स mg,
3 times mg. अब what should be the minimum strength? Minimum strength जो है that is basically the what should be the minimum strength of the string. तो कम से कम इतना टेंशन तो ये विथस्टैंड करना चाहिए 3 times mg के बराबर, कम से कम इतना टेंशन तो विथस्टैंड करना चाहिए. तो मिनिमम स्ट्रेंथ 3 mg. स्ट्रेंथ या तो 3 mg होनी चाहिए या फिर इससे ज्यादा. स्ट्रेंथ या तो 3 mg होनी चाहिए या फिर स्ट्रेंथ का मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जिसे हम कहते हैं, जो मैक्सिमम बेसिकली पॉसिबल टेंशन होता है. उसके ज्यादा अगर आप टेंशन डेवलप करने की कोशिश करेंगे तो रस्सी कट जाती है. तो टी मैक्स जो होगा या तो इससे ज्यादा होना चाहिए. अगर इससे ज्यादा हुआ तब तो ठीक है, तब कोई मसला नहीं है. टी सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, तो अगर मैक्सिमम इससे ज्यादा पॉसिबल है तो टी एडजस्ट करके 3 mg के बराबर बन जाएगा. लेकिन अगर मैक्सिमम 3 mg से कम हुआ तब कहां खाक में एडजस्ट कर लेगा. ओके, सो मैक्सिमम जो है वो या तो 3 mg के बराबर होना चाहिए या फिर इससे ज्यादा होना चाहिए. सो टी मैक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 times mg, या इसके बराबर या इससे ज्यादा. तो मिनिमम ये हुआ 3 mg. सो मिनिमम स्ट्रेंथ जो रस्सी में होनी चाहिए वो 3 mg के बराबर होनी चाहिए, विच इज ऑप्शन 3. मिनिमम 3 mg के बराबर होना चाहिए. ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू एक्सेलरेट अंटिल, जब तक फोर्स है तब तक एक्सेलरेशन है. फोर्स खत्म, एक्सेलरेशन खत्म, सिंपल सी बात. So an object continues to accelerate until resultant force on it becomes 0. On it is 0. Resultant force 0 तो acceleration भी 0 बन जाएगी. बाकी आप एनालाइज कर लें, this is the correct option. Resultant force अगर 0 बन गया तब acceleration 0 बन जाएगी. So continues to accelerate till net force becomes 0. Next one, the last one. A wheel is subjected to uniform angular acceleration. A wheel is subjected to uniform angular acceleration about its axis. Initially, its angular velocity is 0. In the first 2 seconds, it rotates through an angle of theta 1. In the next 2 seconds, तो theta 1 displacement पहले ही हो गई है 2 seconds में. फिर जो आने वाले और 2 seconds है, जो है नेक्स्ट 2 सेकेंड जो है, इट रोटेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ थीटा 2. द रेशियो ऑफ थीटा 2 डिवाइडेड बाय थीटा 1 इज यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन है. और इनिशियल वेलोसिटी जो है 0 के बराबर है. हाँ, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो है 0 के बराबर है. तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अगर 0 के बराबर है तो एस होता है 1/2 at². एस के बदले में यहां पर डेल्टा थीटा, द एंगल थ्रू विच बॉडी रोटेट्स, इज 1/2 a के बदले में अल्फा इंटू टी स्क्वायर. तो पहला वाला केस जो है वो क्या है? पहले वाले केस में एंगल थ्रू विच इट रोटेट्स इज थीटा 1, तो डेल्टा थीटा के बदले में थीटा 1 इज इक्वल 1/2 अल्फा, टी के बदले में 2 सेकेंड्स, तो 2 स्क्वायर, 2 एक 2 कैंसिल आउट होगा तो ट्वाइस अल्फा. कॉल दिस इक्वेशन 1. दूसरा वाला केस में इन दो का कॉम्बिनेशन लूंगा, पहले 2 सेकंड्स और बाद वाले 2 सेकंड्स को कंबाइन कर लूंगा. तो ये वाला केस जो है, दिस इज फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड्स. ओके, पहला वाला पार्ट. अब मैं कौन सा केस लूंगा? फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड्स. तो मैं बाद वाले 2 सेकेंड्स ही कंसिडर नहीं कर रहा हूं, मैं दोनों को मिला के कंसिडर कर रहा हूं. पहले वाले 2 भी और बाद वाले 2 भी मिला के कंसिडर कर रहा हूं. इसका फायदा क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी विल कंटिन्यू टू बी 0, क्योंकि इनिशियल टाइम t इक्वल 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी विल कंटिन्यू टू बी 0. तो फिर से डेल्टा थीटा के बदले में अब दोनों पार्ट्स कंसिडर करने हैं. 4 सेकेंड्स हमें कंसिडर करने. पहले 2 सेकेंड्स में थीटा 1, बाद वाले 2 सेकेंड्स में थीटा 2. तो टोटल बन जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा टी, पहले 2 बाद में 2, तो 4 सेकेंड्स, 4 स्क्वायर. 4 square is 16. 16 divided by 2 is 8 alpha. Equation 2. 2 और 1 को डिवाइड करते हैं. रिमेंबर हमें रेशियो निकालना है थीटा 2 और थीटा 1 का. सो 2 डिवाइडेड बाय 1 इंप्लाइज थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाय थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाय थीटा 1
is equal to, यहां से अल्फा एंड अल्फा विल कैंसल आउट, 8 divided by 2 is 4. 8 divided by 2 is 4. This implies theta 1 को यहां दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर लेंगे. theta 1 by theta 1 is 1 plus theta 2 divided by theta 1 is equal to 4. तो this implies theta 2 divided by theta 1 is equal to 1 वहां जाएगा तो -1 बन जाएगा. 4 minus 1 is 3. 3 divided by 1, so 3 is to 1 is the answer. 3 is to 1 is just 3. Okay, 3 into 1 is just 3. Fine, so that's it. I hope आप लोगों ने अच्छा किया होगा. नहीं भी किया होगा then take some encouragement from these discussions. उतने ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं आते हैं. And work hard. There are no shortcuts. Just work hard and work hard. All the best. Allah Hafiz.